हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री। अभी आप सक्सेस और यहाँ पर क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर जो यहाँ पे 14वां है कंप्लीट यहाँ पे होने वाला है आज। ओके, पूरा पूरा इसी वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही आपको वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि क्लास 12th बायोलॉजी की पूरी नोट्स आपको फुल्ली फाइनली ख़त्म कर दिया जाएगा, पूरी नोट्स आपको कंप्लीट पढ़ा देंगे। सो आप आपका जो आपका समय था वो समाप्त होता है, पूरी कंप्लीट नोट्स आपको दे रहे हैं। और यदि आप इसका पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ तो नीचे दिया गया है एस के मिस्ट्री टेलीग्राम का लिंक, वहाँ पे इसकी सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे जो आपका चैप्टर है वो है आपका पारितंत्र इकोसिस्टम, आपका चैप्टर है पारितंत्र इकोसिस्टम, आपका चैप्टर है क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 14। ठीक है, तो सबसे पहले पारितंत्र अथवा पारिस्थितिक तंत्र आपका होता क्या है। तो समुदाय तथा वातावरण का यह संरचनात्मक तथा क्रियात्मक संबंध पारितंत्र कहलाता है। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले एजी टेंसले ने सन 1935 में किया था। उन्होंने पारितंत्र की निम्न परिभाषा दी थी। क्या परिभाषा दी थी? पारितंत्र वह तंत्र है जो वातावरण के सभी सजीव व निर्जीव घटकों के पारस्परिक संबंधों तथा प्रक्रियाओं द्वारा प्रकट होता है। अब आता है आपका पारितंत्र के प्रकार। तो ये सामान्यतः प्राकृतिक होते हैं, किंतु कृत्रिम पारितंत्र भी होता है। जो हमारे पारितंत्र होते हैं सामान्यतः क्या होते हैं? कृत्रिम होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, लेकिन कुछ कृत्रिम भी होते हैं। पारितंत्र हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक जलीय पारितंत्र, दूसरा स्थलीय पारितंत्र। जलीय पारितंत्र यह दो प्रकार का होता है, स्वच्छ जलीय पारितंत्र और दूसरा समुदाय पारितंत्र। दूसरा आता है स्थलीय पारितंत्र। तो ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कौन कौन से? वन पारितंत्र, घास स्थल पारितंत्र, मरुस्थल पारितंत्र और कृत्रिम पारितंत्र। ओके, अब आता है आपका स्वच्छ जलीय तालाब का पारितंत्र। तो यह दो घटकों से मिलकर बना होता है, जैविक घटक और अजैविक घटक। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं जैविक घटक। तो इसके अंतर्गत तालाब में पाए जाने वाले सभी जीवित जीव आते हैं और इन्हें निम्नलिखित भागों में बांटे हैं। जैसे पहला उत्पादक, तो इसके अंतर्गत स्वपोषी पौधे आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि पादप प्लवक, जल निगमन पौधे, जल स्थलीय पौधे। तो जल प्लवक क्या होते हैं? पादप प्लवक क्या होते हैं? जैसे कि डायटम्स, स्पाइगोराइरा, नीलहरी सवाल इत्यादि। जल निगमन पौधे जैसे कि हाइड्रिला, वैसिलनेरिया इत्यादि। जल के ऊपर तैरने वाले पौधे जैसे क्या क्या है आपके? वोल्फिया, लेमना इत्यादि जो होते हैं, ये जल के ऊपर तैरने वाले पौधे होते हैं। जल स्थलीय पौधे जैसे कि रेननकुलस, पॉलीगोनम इत्यादि जो होते हैं वो आपके जल स्थलीय पौधे के अंतर्गत आते हैं। अगला आता है आपका उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या है? तो इसके अंतर्गत जलीय जंतु आते हैं और इन्हें निम्न भागों में बांटे हैं, जैसे कि प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? तो इसके अंतर्गत तालाब के जल में उपस्थित शाकाहारी जीव जैसे कि जंतु, प्लवक, अमीबा, पैरामीशियम आदि आते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता ये छोटे मांसाहारी जीव होते हैं जो भोजन के रूप में प्राथमिक उपभोक्ता का भक्षण करते हैं, जैसे छोटी मछली, मेढक, सांप इत्यादि। नेक्स्ट आता है तृतीयक उपभोक्ता। इसमें प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता का भक्षण करने वाले जीव आते हैं। उदाहरण के लिए बड़ी मछलियाँ, मछलियों को खाने वाले पक्षी जो होते हैं वो आपके तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। फिर आपका आता है नेक्स्ट अपघटक। अपघटक क्या होते हैं? तो तालाब के जल में तथा तली में अनेक प्रकार के सूक्ष्मजीव जैसे जीवाणु एवं कवक पाए जाते हैं जो अपघटनकर्ता का कार्य करते हैं। ये तालाब में मरने वाले जीवों का अपघटन कर कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों को मुक्त कर देते हैं। दूसरा आता है आपका जो था वहाँ पे ना तालाब वाला। अगला इसमें है आपका जैविक घटक। तो इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों का सम्मिलित किया जाता है, जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस इत्यादि। अब अगला आता है वन पारितंत्र। तो इसमें दो घटक आते हैं, जैविक और अजैविक। तो वन पारितंत्र में जैविक घटक, तो इसके अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता आते हैं। उत्पादक क्या होते हैं? वन विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का सघन समूह होता है। उपभोक्ता
प्रथम श्रेणी उपभोक्ता में विभिन्न प्रकार के कीट शाकाहारी जंतु, द्वितीयक श्रेणी उपभोक्ता गृह में बाज, चील, भेड़िया और तृतीय एवं सर्वोच्च श्रेणी उपभोक्ता गृह में चीता, शेर, अजगर आते हैं। अगला आता है अपघटनकर्ता। तो वनों में सभी प्रकार के जीवों के मरने के बाद उनका अपघटन जीवाणुओं एवं कवकों के द्वारा होता है। इन सूक्ष्म जीवों को ही हम लोग क्या करते हैं, अपघटनकर्ता कहते हैं, जो कि किसमें पाए जाते हैं, आपके वन में पाए जाते हैं। फिर आता है आपका कृत्रिम पारितंत्र। कृत्रिम पारितंत्र क्या होता है, मनुष्य द्वारा निर्मित सबसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र कृषि या कृत्रिम पारितंत्र है। मानव निर्मित स्थलीय पारितंत्र को कृषि भूमि पारितंत्र, वृक्षारोपण, पार्क आदि आते हैं। मानव निर्मित पारितंत्र बहुत सरल और कार्य सक्षम होते हैं। पारितंत्र एवं मानव खाद्य श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए मानव का पारितंत्र में स्थान देखा जाए तो ज्ञात होता है कि यह प्रथम और द्वितीय श्रेणियों का क्या होता है, उपभोक्ता होता है। ओके, पारितंत्र के घटक। तो पारितंत्र के दो घटक होते हैं, निर्जीव घटक और अजैविक घटक। दूसरा जैविक या सजीव घटक। तो पारितंत्र के कितने घटक हैं, दो घटक, अजैविक घटक या निर्जीव घटक, जैविक घटक या सजीव घटक। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जैविक या निर्जीव घटक। तो किसी पारितंत्र में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ उसके अजैविक घटक कहलाते हैं, जैसे कि अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ तथा जल, वायु इत्यादि जितने भी होते हैं आपके क्या होते हैं, अजैविक या निर्जीव घटक के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आता है जैविक या सजीव घटक। तो इसके अंतर्गत जीवित जीव आते हैं और सभी जैविक घटकों को निम्न वर्गों में विभक्त किया गया है, जैसे कि स्वपोषी घटक और परपोषी घटक। स्वपोषी घटक इनको उत्पादक भी कहते हैं। इनके अंतर्गत हरे पौधे तथा संश्लेषी जीवाणु आते हैं। दूसरा आता है परपोषी घटक। तो ये भोजन के लिए दूसरे पर आरक्षित रहते हैं, अतः इनका उपभोक्ता कहते हैं और इनके निम्न वर्ग होते हैं, जैसे कौन कौन से, शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता, सर्वभक्षी या द्वितीयक उपभोक्ता, मांसाहारी या तृतीयक उपभोक्ता, और डी क्या होता है, अपघटक। अब आता है आपका पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह। तो गहरे समुद्र के जलीय पारितंत्र को छोड़कर पृथ्वी पर सभी पारितंत्रों के लिए एकमात्र ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। सूर्य से उत्पादकों की ओर और फिर उपभोक्ता की ओर ऊर्जा का प्रवाह एक दिवसीय होता है। लिंडेमान के अनुसार केवल 10% भाग ही भोजन की ऊर्जा को प्रत्येक पोषक स्तर पर संरक्षित किया जाता है। इसे लिंडेमान का 10% नियम भी कहा जाता है। अगला आता है पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता। तो यह किसी भी पोषी स्तर द्वारा इकाई क्षेत्रफल एवं प्रति इकाई समय में कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण की दर को उस पोषी स्तर की उत्पादकता कहते हैं। और यह हमारा निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, प्राथमिक उत्पादकता, द्वितीयक उत्पादकता और शुद्ध उत्पादकता। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्राथमिक उत्पादकता। तो इसमें हरे पौधे, पादप प्लवक, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु और कुछ सीमा तक रसायन संश्लेषी जीवाणु आते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सरल प्राथमिक उत्पादकता जीपीपी और शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता एनपीपी। दूसरा आता है द्वितीयक उत्पादकता। जब ऊर्जा संचय की दर को उपभोक्ता स्तर पर मापा जाता है तो इसे द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। और नेक्स्ट आता है आपका शुद्ध उत्पादकता। तो उपभोक्ता द्वारा उपयोग कर लिए जाने के पश्चात जो कुछ भी कार्बनिक पदार्थ प्राथमिक उत्पादकों में शेष बचा रह जाता है उसे प्राथमिक उत्पादकता के जीवभार में वृद्धि होती है। इकाई समय में जीवभार में हुई इसी वृद्धि दर को शुद्ध उत्पादकता कहते हैं। अगला आता है आपका खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन। तो पारितंत्र में पादपों एवं जंतुओं में होकर ऊर्जा और खाद्य पदार्थों का परिभ्रमण होता रहता है, क्योंकि वे परस्पर एक दूसरे से भक्षक व भोज्य के रूप में संबंधित हुए एक प्रकार की बड़ी कड़ी बनाते हैं, जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और यह हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, परभक्षक खाद्य श्रृंखला, परजीवी खाद्य श्रृंखला और मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला। तो परभक्षक खाद्य श्रृंखला, यह श्रृंखला उत्पादक से प्रारंभ होकर प्राथमिक उपभोक्ता फिर द्वितीयक तथा तृतीयक उपभोक्ता तक जाती है। परजीवी खाद्य श्रृंखला, इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला बड़े जंतुओं तथा पौधे से छोटे जीवों की ओर जाती है। मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला, यह मृत अवशोषों से प्रारंभ होकर सूक्ष्म जीवों तक जाती है। घास पारितंत्र में निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला होती है, जैसे कि घास, बकरी, मानव।
घास को कौन खाता है? बकरी, बकरी को कौन खाता है? मानव खाता है। घास को कौन खाता है? खरगोश, खरगोश को लोमड़ी, लोमड़ी को भेड़िया और भेड़िया को चीता खाता है। घास को कीट खाती है, कीट को मेढक, मेढक को सांप और सांप को क्या खाता है? बाज खाता है। किसी भी खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ सदैव उत्पादक से होता है। इसके बाद श्रृंखला में क्रमशः प्राथमिक, द्वितीयक और फिर तृतीयक उपभोक्ता रहते हैं। अब आती है आपकी खाद्य जाल यानी कि फूड वेब। फूड वेब यानी खाद्य जाल क्या होती है? तो विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल बनाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पारितंत्र का एक उपभोक्ता एक से अधिक भोजन स्रोत का उपयोग करता है। खाद्य जाल में खाद्य ऊर्जा के स्थानांतरण का मार्ग बहुदिशीय होता है। अगला आता है पोषण चक्र। तो एक पारितंत्र के विभिन्न घटकों के माध्यमों से पोषक तत्वों की गतिशीलता को पोषक चक्र कहते हैं और इसका एक अन्य नाम जैव भू रासायनिक चक्र भी है। पोषक चक्र दो प्रकार के होते हैं, गैसीय चक्र और अवसादी या तलछटी चक्र। नेक्स्ट आता है आपका कार्बन चक्र। कार्बन चक्र क्या होता है? कार्बन को जीवों का आधार माना जाता है। कार्बन चक्र वायुमंडल, सागर तथा जीवित एवं मृत जीवों द्वारा संपन्न होता है। कार्बन की कुछ मात्रा CO2 के रूप में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की श्वसन क्रिया के माध्यम से वायुमंडल में वापस आ जाती है। इसके साथ ही भूमि एवं सागरों की कचरा सामग्री एवं मृत जीवों के कार्बनिक पदार्थों के अपघटन प्रक्रियाओं के द्वारा भी CO2 की काफ़ी मात्रा अपघटकों द्वारा छोड़ी जाती है। तेल और कोयले को जब जलाया जाता है तो कार्बन पुनः वायुमंडल में आ जाता है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा वायुमंडल में CO2 की मात्रा संतुलित होती है। अब आती है आपकी फास्फोरस चक्र। तो चलिए देखते हैं फास्फोरस चक्र क्या होता है। फास्फोरस जैविक झिल्लियों, न्यूक्लिक अम्ल, DNA तथा RNA तथा फास्फोरिक ऊर्जा स्थानांतरण प्रणाली का एक प्रमुख घटक है। फास्फोरस का प्राकृतिक भंडारण चट्टानों में होता है, जो कि फास्फोरस के रूप में फास्फोरस को संचित किए हुए पौधे अपने जड़ें द्वारा मृदा से फास्फोरस को फास्फेट आयन के रूप में क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। अगला आता है आपका उत्पादकता। तो प्राथमिक उत्पादन प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों द्वारा एक निश्चित समयावधि के प्रति इकाई क्षेत्र द्वारा उत्पन्न की गई जैव मात्रा होती है। जैव मात्रा के उत्पादन की दर को उत्पादकता कहते हैं। अगला आता है आपका अपघटन। तो अपघटक जटिल कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक तत्वों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं पोषकों में खंडित करने को सहायता करते हैं और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? अपघटन करते हैं। अगला आता है आपका पारिस्थितिक पिरामिड। तो एक पारितंत्र में विभिन्न जीवों के उनकी संख्या, जीव भार तथा संचित ऊर्जा के आधार पर आलेखी रूप में प्रदर्शित चित्रों को ही पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। और ये हमारे निम्नलिखित कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। आपको फिगर बनाना है तो आप बना सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको दे दिया है। जीव संख्या का पिरामिड सबसे पहला, तो उत्पादक एवं प्रथम, द्वितीयक व तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या का संबंध दिखलाने वाला आलेख जीव संख्या का पिरामिड कहलाता है। यदि संख्या एक आलेख द्वारा दिखलाई जाए तब सीधा पिरामिड बन जाता है। घास के मैदान व पारितंत्र और फसल के पारितंत्र में संख्या का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। ये पहला पिरामिड है और इसके लिए घास के लिए, और किसी वृक्ष के लिए जो पिरामिड होता है क्या होता है? हमेशा और हमेशा उल्टा बनता है। यहाँ पे फिगर बनाना है तो आप लोग अपने कॉपी में खींच सकते हैं, नहीं तो कहें सर बायोलॉजी में तो फिगर भी होता है और फिगर तो आपने बनाया नहीं, ठीक है, तो आप इसको खींच सकते हैं। अगला है जीवभार का पिरामिड। तो एक पारितंत्र में जीवित प्राणियों का प्रति इकाई क्षेत्र में संपूर्ण सूक्ष्म भार अथवा ताजा पदार्थ की मात्रा उसका जीवभार कहलाता है। स्थलीय पारितंत्र में उत्पादकों का जीवभार खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर के उपभोक्ता से अधिक होता है और इससे सीधा पिरामिड बनता है। यहाँ पे है जलीय पारितंत्र में जीवभार का क्या बनता है? पिरामिड उल्टा बनता है हमेशा। अगला आता है ऊर्जा का पिरामिड। तो किसी भी पारितंत्र के उत्पादकों में अत्यधिक ऊर्जा मिलेगी और प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में उससे कम और सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के उपभोक्ता में सबसे कम ऊर्जा मिलेगी।
इस कारण ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा रहता है। जैसे चित्र संख्या भी एक पता था, उसको आप बना सकते हैं। पारिस्थितिक अनुक्रमण क्या होता है? तो एक सुनिश्चित क्षेत्र की प्रजाति संरचना में उचित रूप से आंकलित परिवर्तन को पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। अब अनुक्रमण की प्रक्रिया, तो अनुक्रमण में निम्नलिखित प्रकार की प्रक्रिया होती है, जैसे कि न्यूडेशन, आक्रमण या स्थानांतरण, अस्थापन, समुच्चयन, प्रतिस्पर्धा, प्रतिक्रिया, अस्थायीकरण। अनुक्रमण के प्रकार, तो अनुक्रमण कितने प्रकार के होते हैं? तो ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक अनुक्रमण और द्वितीयक अनुक्रमण। प्राथमिक अनुक्रमण यह ऐसे स्थानों पर होता है जहां पहले से कोई जीव उपस्थित नहीं होता, जैसे कि नग्न चट्टान, ठंडा लावा। दूसरा आता है द्वितीयक अनुक्रमण। यह अनुक्रमण वहां होता है जहां पहले से मौजूद समुदाय नष्ट हो जाता है और उसमें केवल कुछ ही जीव बचे रहते हैं। अनुक्रमण का वर्गीकरण, तो अनुक्रमण का वर्गीकरण हमारा दो प्रकार से किया जाता है, जलक्रमक और मरुक्रमक। जलक्रमक जलीय प्रदेशों में संपन्न होने वाले अनुक्रमण को जलक्रमक कहते हैं। मरुक्रमक सूक्ष्म स्थानों में जहां जल की काफी कमी होती है होने वाले अनुक्रमण को क्या कहते हैं? मरुक्रमक कहते हैं। और मरुक्रमक को निम्नलिखित भागों में बांटा गया, किसमें किसमें? शैलक्रमक, बालक्रमक और लवण मृदा क्रमक। ठीक ना। तालाब में होने वाला अनुक्रमण या जलक्रमक जलीय प्रदेशों में सर्वप्रथम पादप प्लवक का समूहीकरण होता है। इसके साथ साथ जंतु प्लवक भी जन्म लेने लगते हैं। धीरे धीरे विभिन्न क्रमकी समुदायों को प्रतिस्थापित होते हुए अंत में एक अस्थायी चरम समुदाय का निर्माण होता है और इनमें निम्न अवस्थाएं आती है: पादप प्लवक अवस्था, जड़ित निगमन अवस्था और मूल आरोपित प्लावी अवस्था और रीढ़ स्वाम्प या दलदली अवस्था और दलदली घास अवस्था और वन स्थली अवस्था और चरम समुदाय, ये 7 आते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले आता है इसमें पादप प्लवक अवस्था। तो विभिन्न प्रकार के पादप प्लवक जैसे नीलहरि शैवाल, जीवाणु आदि अग्रगामी समुदाय का निर्माण करते हैं। जड़ित जल निगमन अवस्था, जलाशयों के ताल में मृदा की एक पतली परत का निर्माण हो जाता है और इस कीचड़ में जल निगमन पौधे जैसे हाइड्रीला आदि उत्पन्न हो जाती हैं। तीसरा आता है मूल आरोपित प्लावित अवस्था। तो इस अवस्था में कमल, सिंघाड़ा आदि पौधे आरोपित हो जाते हैं। अगला आता है आपका रीढ़ स्वाम्प या दलदली अवस्था। तो इस समुदाय के पौधे की जड़ें तल के नीचे रहती हैं और इस अवस्था की उभयचर अवस्था कहते हैं। ये जो अवस्था होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उभयचर अवस्था भी कहा जाता है। अगला आता है मेरे प्यारे बच्चों आपका दलदली घास अवस्था। तो जल के स्तर में लगातार कमी आ जाने से चलते जलाशयों का किनारा दलदली या हल्का गीला रहता है। वन स्थलीय अवस्था, इसमें झाड़ियाँ प्रकट होती हैं और ये पौधे छाया प्रदान कर आवास में क्या परिवर्तन लाते हैं। चरम समुदाय, चरम अवस्था में वन के निर्माण में जलवायु की मुख्य भूमिका रहती है। अब आता है आपका मेरे प्यारे बच्चों हेडिंग खाली चट्टानों का अनुक्रमक या मरुक्रमक। तो यह जल के अत्यधिक अभाव वाले स्थानों पर होने वाला अनुक्रमक होता है, जहाँ पे जल का बहुत ही अभाव होता है, यानी जल बहुत ही कमी रहती जल की। मरुक्रमक की विभिन्न अवस्थाएं अग्रलिखित हैं, जैसे कि क्रस्टोज लाइकेन अवस्था, फोलियोज लाइकेन अवस्था, मास अवस्था, साकी अवस्था, झाड़ी अवस्था और चरम अस्थावली वन। तो सबसे पहले इसमें आता है क्रस्टोज लाइकेन अवस्था। तो वर्षा के तुरंत बाद नवीन समुदाय के रूप में लाइकेन के प्रजनन संबंधी अंग हवा से उड़कर भीगी हुई नग्न चट्टानों पर अपनी जगह बनाते हैं, उसे हम लोग क्रस्टोज लाइकेन अवस्था कहते हैं। दूसरा फोलियोज लाइकेन अवस्था। क्रस्टोज लाइकेन द्वारा आंशिक रूप से अधस्तर के बना देने के बाद बड़ी और एवं चपटी पत्ती वाले फोलियोज लाइकेन प्रकट होते हैं। अगला आता है मांस अवस्था। तो फोलियोज लाइकेन के द्वारा मिट्टी की परत बन जाने से मांस आदि वहां क्या हो जाते हैं? उग जाते हैं। साकी अवस्था, अनुकूल परिस्थितियों
या परिस्थितियां मिलने से एक वर्षीय घास एवं अन्य कीड़े शाकीय पौधे जैसे कि पोवा आदि के बीज का आकुंतरित हो जाते हैं ना, या मतलब कि अंकुरित हो जाते हैं। इसको हम लोग आकुंतरित भी बोलते हैं, इसको अंकुरण भी बोला जाता है। इसके कई नाम आप दे सकते हैं। अगला आता है आपका झाड़ी अवस्था। तो ये झाड़ीदार पौधे होते हैं एवं इनकी जड़ें चट्टानों के और अंदर प्रविष्ट होकर उसका अपक्षय करती हैं, यानी चट्टानों की जब वो अंदर घुसेगी तो चट्टानों में दरार आएगी, दरार के कारण उनमें क्या होता है, अपक्षय यानी कि वो टूट जाती हैं। चरम स्थावली वन। तो मरूदभिद वृक्षों के आगमन से झाड़ीदार पौधे धीरे धीरे विलुप्त होने लगते हैं। वातावरण ज्यादा नम एवं छायादार हो जाता है, जिससे चरमावस्था के समुदाय चारों ओर फैल जाते हैं। अगला आता है आपका लास्ट हेडिंग, इसमें है कार्बनिक स्थिरीकरण। तो पारितंत्र में कार्बन का स्थिरीकरण मुख्य रूप से हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बोहाइड्रेट के रूप में किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है और जल में घुली CO2 का उपयोग जल निगमन पौधे एवं प्रकाश संश्लेषी जीवाणु प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा सरल कार्बोहाइड्रेट के स्थिरीकरण के लिए करते हैं। तो ये क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 14 14वां कंप्लीट है यहाँ पे। और पारितंत्र मेरे प्यारे बच्चों, और आपको नोट्स लेना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8081323081 पर व्हाट्सएप करके वहाँ से नोट्स बाय कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।